नई उलझनें। और फिर अचानक अगले ही दिन एक खौफनाक खबर ने जबरदस्त सनसनी फैला दी। प्रोफेसर तारिक भाई की बीवी साजिदा ने खुदकुशी कर ली थी। गम और अलम के इस नए पहाड़ ने टूटकर तारिक को कुचल कर रख दिया। सदमे की शिद्दत ने उसको नीम दीवाना सा कर दिया था। शाहब, नजमी और फिरोजा सुबह को नाश्ते से फारिग भी ना हुए थे कि कप्तान प्रेम ने अचानक आकर खबर सुनाई। मालूम हुआ कि रात को प्रोफेसर मौसूफ हस्बे आदत कोई 1 बजे तक मुताल्ला के कमरे में मसरूफ रहे थे। आखिरकार सोने के लिए जब वो ख्वाबगाह में पहुंचे तो मसेहरी पर साजिदा मुर्दा पड़ी थी। डॉक्टर को तकरीबन यकीन था कि उसने जहरीले इंजेक्शन के जरिए खुदकुशी की थी। इंजेक्शन की सिरिंज जिसमें जहर कातिल के चंद कतरे अभी तक मौजूद थे, साजिदा के दाहिने हाथ में दबी हुई पाई गई और जहर इस कदर मुहलिक था कि तकरीबन फौरी मौत का बाइस हुआ था। लेकिन हैरत ये थी कि साजिदा के सीने में भी ऐसा ही कारी जख्म मौजूद था जैसा राजिया की लाश पर पाया गया था। जख्म से बहने वाले खून ने साजिदा की लाश को गुलनार बना दिया था। साजिदा भी राजिया की तरह अपने पहले बच्चे की मां बनने वाली थी, लिहाजा फौरन ही उसकी लाश को अस्पताल पहुंचा दिया गया था ताकि किसी तरह बच्चे की जिंदगी को बचाया जा सके। लेकिन डॉक्टरों को उम्मीद ना थी कि जहर के असरात से बच्चा महफूज रह सकेगा। साजिदा और राजिया के केस में किस कदर मुशाहबत है, कप्तान प्रेम ने कहा। हद यह है कि उसकी मसेरी के करीब भी एक टेप रिकॉर्डर मशीन पाई गई है, लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि राजिया की मशीन में कोई रिकॉर्ड किया हुआ फीता मौजूद न था, मगर साजिदा की मशीन में एक फीता मौजूद है। और उस फीते पर क्या चीज रिकॉर्ड की गई है? शाहब ने दिलचस्पी से पूछा। साजिदा का एतराफनामा, उसका आखिरी पैगाम, प्रेम ने कहा। अगरचे फीते पर शुरू और आखिर में कुछ कराहें और नज़ा की सिसकियों की आवाज़ मौजूद है, लेकिन दरमियान में साजिदा का ये पैगाम भी साफ सुना जा सकता है कि वो गम और अलम को नाकाबिले बर्दाश्त पाकर जहर से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रही हैं। एक नुमाया बेचैनी और बेताबी से शाहब कमरे में टहलने लगा। उसके ख्यालात में ये एक जलजला सा आ गया था। यकायक वो रुक कर बोला, मैं ये रिकॉर्ड सुनना चाहता हूँ मिस्टर प्रेम। तो फिर आइए पुरानी हवेली में चलें, मशीन वगैरह अभी वहीं महफूज है। 15-20 मिनट बाद ही शाहब, प्रेम, नजमी और फिरोजा को लिए हुए पुलिस कार प्रोफेसर तारिक की पुरानी आसेब ज़दा हवेली पर जा पहुंची। प्रोफेसर तारिक उस वक्त वहां मौजूद ना था। वो अस्पताल में अपनी मुर्दा बीवी की लाश के पास था और अपने बच्चे को बचाने के लिए डॉक्टरों को हर तरह से सख्त तरीन जद्दोजहद के लिए मजबूर कर रहा था। जिस हिस्से में साजिदा की ख्वाबगाह थी, वहां पुलिस का पहरा था और किसी को आने की इजाज़त ना थी। अफसर हवेली के दूसरे हिस्से में मौजूद था, लेकिन फिलहाल उसको नज़रअंदाज करके शाहब अपने साथियों को लेकर साजिदा की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। कप्तान प्रेम के इशारे पर एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ने टेप रिकॉर्ड मशीन का स्विच दबाया और तकरीबन फौरन ही फीते पर रिकॉर्ड शुदा हल्की आवाज़ें पैदा होनी शुरू हो गईं। ये आवाज़ें यकीनी तौर पर एक मरती हुई औरत की थीं। हल्की हल्की कराहें, सिसकियां और उसकी मौत के झटकों में टूटे हुए चंद अल्फाज। मैं मर रही हूँ, जहर ही मेरा एक आखिरी सहारा है। अब जिंदगी का गमो अलम अब बर्दाश्त नहीं हो सकता। खुदा हाफिज तारिक, अलविदा। क्या तुम
तुम इस नन्ही जान को ना बचा सकोगे जो तुम्हारी ही निशानी है। और इसके बाद चंद नातवा सिसकियां, एक हिचकी और कुछ अजीब सी, बहुत मबहम सी आवाज़ें। साजिदा के इस दर्दनाक आखिरी पैगाम को सुनकर प्रेम और नजमी गमो अफसोस के मुजस्सिमे बन गए। फिरोज़ा की आंखों में आंसू छलक आए। पूरे कमरे में अंधवाओं मातम की खामोशी तारी हो गई। यकीनन छोटी बहन राजिया की मौत ने गरीब साजिदा को कुचल कर रख दिया था। यकायक सब लोग ऐसे चौंक पड़े जैसे नींद से जाग गए हों। साहब एक बेतुका सा सवाल कर रहा था। मिस्टर प्रेम, यहां से जंगल कितनी दूर है? जंगल? प्रेम ने हैरत से दोहराया। हाँ जी, यानी बिल्कुल गैर आबाद इलाका। लेकिन जंगल का यहाँ क्या सवाल है? इस हवेली के चारों तरफ मीलों तक आबादी ही आबादी है। गुज़िश्ता रात मौसमी हालात कैसी थी? साहब ने फिर एक बेतुका सा सवाल किया, निहायत गर्म और हब्स। क्या खुद आपको मालूम नहीं? नजमी ने हैरत से कहा। तस्दीक करने में क्या नुकसान है, लेकिन ज़रूरत ही क्या है? जवाब के बजाय साहब ने मसेरी के नीचे झांक कर देखा और फिर फौरन ही एक बदतमीज बच्चे की तरह घुटनों के बल रेंगता हुआ मसेरी के नीचे घुस गया। पूरे 10 मिनट उसने इसी महमल से शुगल में गुजार दिए। आखिरकार वो बाहर निकला तो उसके हाथ में एक सफ़ेद लंबा सा बाल मौजूद था। ये देखिए। उसने सफ़ेद बाल को गौर से देखा। हमारा आसेबी बूढ़ा यहाँ भी नाजिल हो ही गया। उसके तीनों साथी दम बखुद रह गए। क्या ये वाकई सही था कि पुरस्कार बूढ़ा साजिदा की खुदकुशी के वक्त भी मौजूद था? ये तीसरी खुदकुशी थी जब उस आसेबी शख्सियत की मौजूदगी महसूस की गई थी। क्या अफसर के ख्यालात उस बूढ़े के मुतालिक दुरुस्त थे? साहब ने जेब में से अपना मुकबिर शीशा निकाल लिया और सफ़ेद बाल को मेज पर रखकर गौर से देखने लगा। ये शीशा असल शय को कई गुना करके दिखाता था। ये बाल तो बजाय खुद एक मुअम्मा मालूम होता है। साहब बोला, मुझे यकीन है कि ये उसी बूढ़े के सर का बाल है। फिरोज़ा ने कहा, तब तो ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारी आंखों ने तुम्हें धोखा दिया है। साहब ने कहा, क्या वो बूढ़ा जिंदा था? बेशक, फिरोज़ा ने जवाब दिया, लेकिन ये बाल तो एक ऐसी खाल से निकला हुआ है जो मुर्दा हो चुकी थी। इसकी जड़ में सफ़ेदी और चिकनाई का शायबा भी नहीं। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है मिस्टर साहब। दरवाजे के करीब से एक नई आवाज़ आई। चौंक कर सबने मुड़कर देखा। अफसर कुछ परेशान सा खड़ा था। साहब वगैरह की आमद को सुनकर वो भी मकान के उसी हिस्से में चला आया था। मिस्टर अफसर, कप्तान प्रेम ने खालिस पुलिस वाले अंदाज में कहा, आप गुज़िश्ता रात कहाँ थे? क्या आप लोग साजिदा भाभी की मौत को भी मेरा ही कोई जुर्म तसव्वुर कर रहे हैं? अफसर ने फीकी मुस्कुराहट से कहा, मेरे सवाल का जवाब इनायत कीजिए। गुज़िश्ता रात में इसी हवेली में था। क्यों? मुझे तारिक भाई से ये बात साफ करनी थी कि वो मुझे क्यों ख्वामख्वाह आप सबकी निगाहों में मुश्तबा बनाने पर तुले हुए हैं। ये मामला आपको अपने भाई से तय करना था या साजिदा से? प्रेम ने मायने खेज तबस्सुम से कहा। सुने, अफसर ने संजीदगी से कहा, आप अगर ख्वामख्वाह मुझ पर शक व शुबा करते रहे तो आप कुछ भी ना कर सकेंगे। क्या आपने ये मालूम करने की कोशिश की कि रात यहाँ मेरे अलावा और कौन था? कौन? साहब ने दिलचस्पी से पूछा। वही, नादिर। अफसर ने मायने खेज अल्फाज में किया।
افسر نے معنی خیز الفاظ میں کہا۔ 11 بجے تک وہ طارق بھائی اور ساجدہ بھابھی کے کان میرے خلاف بھرتا رہا۔ تعجب ہے آپ نے اس کو اتنی مہلت دے دی اور گھونسا بازی شروع نہ کی، نجمی بولا۔ میں خوامخواہ طارق بھائی کو پریشان کرنا نہ چاہتا تھا، مجھے ان سے کچھ روپیہ خرچ کے لیے لینا تھا، ان کا موڈ بگڑ جاتا تو۔ روپیہ انہوں نے دیا؟ ساجدہ بھابھی کے اعتراض نے کام بگاڑ دیا۔ خوب، اس کے معنی تو یہ ہے کہ رات ساجدہ کی حالت اتنی خراب نہ تھی کہ وہ خودکشی کر بیٹھے، پریم بولا۔ بالکل صحیح ہے آپ کا اندازہ، افسر نے کہا۔ ان کی خودکشی کی وجہ دراصل وہی بوڑھا آصف تھا۔ کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ شہاب بولا۔ میں نے اس کو دیکھا تھا گزشتہ رات۔ جی ہاں، افسر کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اف، اتنا خوفناک منظر تھا وہ زینے پر چھڑی ٹیکتا ہوا مگر نہایت خاموشی سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے سر کے بال اس کے خوفناک چہرے پر لٹک رہے تھے اور داڑھی لٹک کر ناف تک آ گئی تھی۔ وہ اطمینان سے چل رہا تھا مگر اس کی دونوں آنکھیں بند تھیں، اس کے باوجود وہ دیکھ سکتا تھا۔ اچانک وہ میری کھڑکی کے نیچے آ کر رک گیا۔ جیسے اس کو میری موجودگی کا احساس ہو گیا ہو، اور پھر سر اوپر اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ یکایک اس کی دونوں آنکھیں کھل گئی تھیں، خوفناک بوکھی سی آنکھیں، اور آپ کو یقین نہ آئے گا اس نے اندھیرے میں بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ یہ اندازہ کیسے ہوا آپ کو؟ شہاب نے پوچھا۔ میں اندھیرے میں تھا لیکن وہ دھندلی روشنی میں۔ اس نے دونوں آنکھوں سے نظر جما کر میری کھڑکی کی طرف دیکھا اور پھر اس طرح آنکھ ماری جیسے آوارہ لوگ عورتوں کو دیکھ کر۔ پھر میں سہم کر گوشے میں سمٹ گیا۔ دوسری بار میں نے جھانک کر دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ شکریہ افسر صاحب، مجھے یقین ہے آپ نے بڑے کام کی بات بتائی ہے۔ شہاب کے ساتھیوں کے سمجھ میں نہ آیا کہ ان الفاظ سے اس کا کیا مطلب تھا۔ اچانک اس میں ایک عجیب تبدیلی پیدا ہو گئی۔ کمرے میں خاموشی طاری تھی اور شہاب ایک مقید جانور کی طرح ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ یکایک اس نے اپنی ہیٹ اٹھائی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔